जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी अड्डा परिवार में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही सफलता पाई जा सकती है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को रसपति कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। अयोगवाह वर्ण की संख्या है। अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से हैं? अंक और अह। ये क्या है? अयोगवाह वर्ण है। अंक को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अंक को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अह क्या है? तो अह जो है विसर्ग है। इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ई, ई और दोनों ऊ में कौन सा स्वर है? आप सभी को यही बताना है। समृत है, अर्ध समृत है, विपरीत है या फिर अर्ध विपरीत। तो अर्ध विपरीत में कौन कौन से शब्द आते हैं, वर्ण आते हैं? अ, ए और अ। ये क्या है? अर्ध विपरीत है। अर्ध समृत पूछे क्या है? ए और ओ। अर्ध विपरीत होते हैं। विपरीत क्या है? बड़ा आ। आपको बताना है कि ई और ऊ में स्वर है तो समृद्ध स्वर है। राइट आंसर क्या है? समृद्ध स्वर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न समास से है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो द्विगु समास में जो पहला शब्द होता है संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसे आप ध्यान रखिए। चलिए, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय कहते हैं, अव्ययी भाव कहते हैं, बहुव्रीहि कहते हैं या फिर द्वंद्व कहते हैं। तो जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ पर जो पर्यायवाची के शब्द होते हैं वही बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? आपको बताने हैं कि मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? सबसे पहले आप सभी ये जानिए। अ, ई, उ और जो री है ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ए, ओ और आ। यहाँ पर अगर पूछता है मूल दीर्घ की संख्या तो सिर्फ 3 बताइएगा। कुल दीर्घ स्वर की संख्या पूछिए तो 7। ये चारों किसमें आते हैं? संयुक्त स्वर में। किसमें आते हैं? संयुक्त स्वर। इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। तो मूर्धन ह्रस्व स्वर पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या है? ए होगा। री क्या है? इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उम्मीद है क्लास आप सभी को बहुत अच्छी लग रही होगी, तो क्लास को आप सभी शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा आयोग, तो संविधान के किस अनुच्छेद में ये दिया हुआ है कि एक राजभाषा आयोग होगा? तो ये 344 में दिया हुआ है। इसे ध्यान रखिएगा। तो प्रथम अध्यक्ष पूछा है तो बीजी खेर जो है ये प्रथम अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। अगर वर्तमान में पूछता है कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अमित शाह जी हैं। तो इसे आप सभी याद रखें। बीजी खेर का पूरा नाम क्या है आप सब बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि संज्ञा से है। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो लेखक जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। लेखक की क्या होती है? जाति होती है। ये
अगर किसी एक लेखक का नाम दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद, तो वो क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। अगर नाम नहीं है, सिर्फ लेखक है, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से एक का विलोम क्या है? तो एक का विलोम जो है अनेक होता है। क्या होता है? अनेक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो कि कारक से है। हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे भाई मुझे बचाओ, यहाँ पर कौन सा कारक है? आंसर दीजिए आप सभी। यहाँ पर संबोधन कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संबोधन कारक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तनी से प्रश्न है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है कि उपदेश चारों में से किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए है, उपदेश। देश में हमेशा ये वाला श होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। सदैव ध्यान रखिएगा कि जिसका उच्चारण स्थान तालु है वही श होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोहन ने सांप को मारा वाक्य में कारक है। तो मोहन ने सांप को मारा यहाँ पर कर्म कारक है। अगला प्रश्न है आप सभी का 40 प्रश्न है, जिसका हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे। जो दंड पाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? भयानक, अकिंचन, दंडनीय या फिर जीवन? तो जो दंड पाने योग्य हो उसे दंडनीय कहते हैं। इसका उत्तर क्या है? दंडनीय है। चलिए अगले प्रश्न पे। मथुरा किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य या फिर संकेतवाचक वाक्य? तो मथुरा किस राज्य में है? यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? तो प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है हमारा, अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में बताना है कौन सा समास है। तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या फिर बहुव्रीहि है? अजात शत्रु में बहुव्रीहि समास है। आधे लोग कहेंगे नहीं तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष नहीं बहुव्रीहि है। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। इन दोनों का अलग अर्थ नहीं निकल रहा है, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। चलिए प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? मैं चाहता हूं कि यहाँ पर की लगा हुआ है, इससे आप पहचानिए कि यहाँ पर क्या है? मिश्र वाक्य है। इसका उत्तर क्या है? मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ला को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया? सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत, आदमी, अज्ञातवास? किस कृति के लिए मिला था? तो विश्रामपुर का संत जो इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला था। कब मिला था? 1999 में मिला था। आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो आप सभी ध्यान से पढ़िएगा इसे। इतिहास आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर जो है रामचंद्र शुक्ल है। कानन कुसुम के कवि हैं, रचना से प्रश्न है, तो बताइए कानन कुसुम के कवि कौन है? तो कानन की कुसुम के कवि झरना, आंसू, कामायनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जिनकी रचनाएं हैं वही कानन कुसुम के भी कवि हैं। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द
कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। तो आपको बताना है कि नहीं। लक्ष्मी जो है कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। मैना, सरस्वती और मदिरा ये सभी कादम्बरी के समानार्थी हैं। कुछ बच्चे कहेंगे मदिरा जो है शराब का समानार्थी होता है। हाँ, शराब का भी होता है लेकिन कादम्बरी का भी होता है। प्रश्न क्या पूछा गया है, ऑप्शन क्या है, उस हिसाब से हमें कर देना होता है। अगला प्रश्न है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। तो वह काम नहीं करता, यहाँ वाक्य में आप सभी को अव्यय पद बताने हैं। तो नहीं जो है ये क्या है, अव्यय पद है। इसका राइट आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैलाश वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, रामेंद्र मीर को व्यास सम्मान, निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ या विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान। तो फिर भी कुछ रह जाएगा किसके लिए मिला है, कौन सा पुरस्कार, आंसर बताइए आप सभी। तो फिर भी कुछ रह जाएगा ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी। हवा में हस्ताक्षर ये रचना है कैलाश वाजपेयी जी की। इसके लिए इन्हें क्या मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, बताइए आप सभी। हवा में हस्ताक्षर रचना क्या थी इनकी, हवा में हस्ताक्षर। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यहाँ सामने लिखा हुआ है। कब मिला था, तो 2009 में मिला था। 2009 में, इसे भी आप सभी ध्यान रखिएगा। निर्मल वर्मा जी को 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, लेकिन इनकी किसी एक रचना के लिए नहीं मिला। इनका साहित्य में जो योगदान है उसके लिए इन्हें प्राप्त हुआ था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, साहित्य से ही प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा ये जिनकी रचना है वही घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो अब तो आप सभी आसानी से आंसर दे पाएंगे। राहुल सांकृत्यायन है। कौन है, राहुल सांकृत्यायन। इनकी दोनों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे। पीपर पात सरिस मंडोला इनमें कौन सा अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मंडोला यहाँ पर उपमा अलंकार है। जहां पर भी सा सी से आए वहां पर प्रायः उपमा अलंकार होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाषा संबंधी। खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश से, तो सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी, सौर सैनी अपभ्रंश से। यहाँ पर जिन बच्चे को नहीं पता होगा वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सिर्फ अपभ्रंश दिया हुआ है, तो सौर सैनी अपभ्रंश होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम बताना है आप सभी को कि प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा। सम्मुख का विलोम क्या होता है, तो विमुख होता है। सम्मुख का विलोम क्या है, विमुख है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसे ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष का विलोम जो है परोक्ष होता है। अगला प्रश्न है, जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन इन्हें क्या कहते हैं। अभी इससे संबंधित एक प्रश्न आगे आप कर चुके हैं। तो जो ध्वनियां न स्वर है न व्यंजन है उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह। इनकी संख्या कितनी है, 2 अंक और अह। अंकों को क्या कहते हैं, अनुस्वार। अह को क्या कहते हैं, विसर्ग। उम्मीद है कि अब आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि एक ही प्रैक्टिस सेशन से उससे 2 प्रश्न बन चुके हैं। आप सभी को अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए, कृपा किस शब्द का विलोम है। तो कृपा बताना है कि किस शब्द का विलोम है, कटु का, क्रूर का, क्रोध का या फिर कोप का। तो कोप का विलोम जो है कृपा है। इसका उत्तर क्या है, कोप। अगला प्रश्न है आपके सामने। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके बिना किसी व्यंजन को उच्चारित नहीं किया जा सकता है। स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना,
उपसर्ग के बिना या फिर विसर्ग के बिना। तो स्वर के बिना किसी भी व्यंजन को उच्चारित नहीं किया जा सकता है। स्वर क्या होते हैं? वो स्वतंत्र होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर के बिना उच्चारित नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सकल और शकल का अर्थ क्या है? आप सभी को बताना है कि सकल और शकल का अर्थ क्या है। तो शकल का अर्थ होता है संपूर्ण और सकल का अर्थ होता है अंश। तो याद रखिएगा कि जो दंत वाला स होता है जिसका उच्चारण स्थान, उस सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, और जहां पर तालु वाला श हो और सकल लिखा हो वह उसका अर्थ होता है अंश। चलिए अगले प्रश्न पे। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अगला प्रश्न है, अग्निपथ किसकी रचना है? साहित्य से प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अग्निपथ किसकी रचना है आपको बताना है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा, आधुनिक मीरा, ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि। हरिवंश राय बच्चन ये हालावाद के प्रवर्तक हैं। और अग्निपथ रचना आपको बतानी है किसकी है? जो हालावाद के प्रवर्तक हैं उन्हीं की रचना है अग्निपथ। इनकी और रचनाएं हैं, नीड़ का निर्माण फिर मधुबाला, मधुकलश जो कि महत्वपूर्ण है, निशा निमंत्रण एग्जाम में पूछी जाने वाली ये रचनाएं हैं। तो इन्हें भी आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो आपको बताना है कि जी जी विशा कहाँ पर शुद्ध लिखा? जी जी विशा। तो इसका राइट उत्तर जो है डी है। क्या है? डी है। जीजी विसा जहां पर एक ज में छोटी और सेकंड वाला जो हो बड़ी की मात्रा व में छोटी और षटकोण वाला स हो वही शुद्ध होता है। जीजी विशा आप बोलिए और उच्चारण स्थान को समझिए उसके बाद उत्तर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, तो ये चिन्ह जो है किसका है? योजक है। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? ये जो है अल्प विराम। अर्ध विराम क्या है? अर्ध विराम का चिन्ह है। कोष्टक क्या होते हैं? ऐसे ये चिन्ह देकर एग्जाम में पूछा जाता है ये किसका चिन्ह है, तो आप सभी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्यास का विलोम कौन सा है? तो ब्यास का विलोम क्या होता है? समास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आप सभी को बतानी है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो है 8 होती है। शांत रस को भरत मुनि रस में नहीं मानते हैं, तो इनके अनुसार पूछता है तो 8 होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न है आपके सामने, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल 11 काव्य रस हैं। कितने काव्य रस हैं? 11 काव्य रस हैं। और भरत मुनि के अनुसार पूछे तो सिर्फ 8 होते हैं। आज के लिए हमारा लास्ट प्रश्न है, धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव है या फिर कर्मधारय है? तो धर्माधर्म में द्वंद्व समास है। इसका राइट उत्तर क्या है? द्वंद्व समास। तो 40 में से कितने प्रश्न को आप सही किए हैं जरूर बताइएगा। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।